नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए दोस्तों आज हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता का स्क्रीनिंग पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। दोस्तों ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि पहली बार प्रवक्ता का एग्जाम देंगे। तो प्रवक्ता 2023 की दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से दोस्तों आपको आइडिया मिलेगा कि स्क्रीनिंग एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उनका लेवल होता है। और स्क्रीनिंग एग्जाम दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि स्क्रीनिंग एग्जाम दोस्तों अब क्लियर करना तो आवश्यक है ही, साथ में आपको इसमें न्यूनतम अंक लाना भी अनिवार्य है। पहले नहीं हुआ करता था, तो अब दोस्तों जैसे अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 45% लाना दोस्तों अनिवार्य है। तो ऐसे में दोस्तों कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी है और ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीनिंग में, क्या इनका लेवल रहेगा और किसके अकॉर्डिंग आपको दोस्तों प्रिपरेशन दोस्तों यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास है स्क्रीनिंग एग्जाम का पेपर, प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम 2021 में दोस्तों ये हुआ था और इसमें दोस्तों कुल मिला के 150 दोस्तों प्रश्न हैं और कुल मिला के दोस्तों 5 खंड आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर पे 1/4 अंक आपका कट जाता है, तो ध्यानपूर्वक इस पेपर को देना है। इसके अलावा इसमें दोस्तों कई सारे प्रश्न थे जिसमें गलतियां पाई गई थी, आपत्तियां लगाई गई थी, तो इसमें कुल मिला के 9 प्रश्न दोस्तों डिलीट किए गए, उनके बदले बोनस दिया गया था। ठीक है, तो उन प्रश्नों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उनके आंसर आयोग के द्वारा क्या दिए गए थे उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों ये होने वाली है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, क्या है एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला प्रश्न ही दोस्तों गलत है। एजुकेशन ऑफ मैन था इस बुक का नाम, द एजुकेशन ऑफ मैन, और ये दोस्तों फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा दोस्तों लिखी गई थी 1907 में। तो ये दोस्तों डिलीट कर दिया गया था इस प्रश्न को और इस प्रश्न में बोनस दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए फेमस किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता ये भी दोस्तों कौन थे? ये भी फ्रोबेल ही थे। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, शिक्षण कौशलों का प्रयोग से विकसित होता है, टीचिंग स्किल्स का हम यूज क्यों करते हैं? ऑफकोर्स हम दोस्तों अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए या डेवलप करने के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं टीचिंग स्किल्स का। तो इसका आंसर पहले आयोग के द्वारा यही दिया गया था, लेकिन दोस्तों इस पर आपत्ति लगी थी क्योंकि इससे दोस्तों लर्निंग भी इफेक्टिवली इंक्रीज होती है, अधिगम। ठीक है, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। तो वो भी दोस्तों क्या होता है? डेवलप होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसके दोनों आंसर बन रहे थे वहां पर, तो इसलिए इसको भी दोस्तों क्या किया गया? बाद में डिलीट किया गया। ठीक है, तो इसमें भी बोनस मिला है। तो पहला और तीसरा प्रश्न तो डिलीट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है वैल्यू, मूल्य शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? दोस्तों ये हुई है वेलेरे से। तो ये तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल सही था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहां पर देखिए स्टेटमेंट भी आते हैं, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए। तो दोस्तों ये कथन पेस्टोलॉजी के द्वारा दोस्तों दिया गया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित है? अब दोस्तों इसके अंतर्गत आप क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों 9 आते हैं और 9 दोस्तों आपको मिलेंगे भी हर जगह वेबसाइट में। हालांकि कई जगह पे दोस्तों इसमें कंट्रोवर्सी थी, तो इसको भी दोस्तों डिलीट कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि इसको क्यों डिलीट किया गया। तो इसका दोस्तों राइट आंसर तो 9 ही आना चाहिए। इसमें दिखता भी है कि भैया 9 इसके स्तंभ है, लेकिन फिर भी फिलहाल इसको दोस्तों डिलीट किया गया। तो इसका आंसर अब आप अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे CIET। CIET का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, CIET। तो ये दोस्तों इसका ए वाला ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि दोस्तों डिलीट किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान सेवा केंद्र इनकी स्थापना की गई। देखिए इसका अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो दोस्तों ये है NICSI। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सेवा इंक करके ये है। अब आप देखेंगे दोस्तों इसकी वेबसाइट में तो 1995 में दोस्तों स्टेब्लिश, और डी वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट दिया गया था। बाद में दोस्तों इसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि मेरे हिसाब से कई लोगों ने आपत्ति डाली कि NIC की स्थापना हुई है 1992 में। अब इस हिसाब से दोस्तों इसको भी डिलीट किया गया। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर आप ऊपर भी अगर इंग्लिश में भी इसको पढ़ेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सेवा इंक। तो आई डोंट नो कि इसको क्यों डिलीट किया गया, तो हो सकता है कि कुछ इसमें कुछ गलती रही हो। इसके बाद देखेंगे अगला, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मिलित कब हुआ? मतलब कि जो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 1958 से दोस्तों ये आपका स्टार्ट हुआ था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है?
पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब कि जो आप को करिकुलर एक्टिविटी करते हैं पढ़ने के संग संग, तो वो आपको डेवलप करेगा डेफिनेटली। प्रोजेक्ट कार्य, परियोजना कार्य जब आप करते हैं, बच्चों के संग आप मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली डेवलप करता है। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, खेल से आपका शारीरिक विकास होता है। तो ऑफकोर्स ये सभी दोस्तों इसका क्या है, राइट आंसर है, इससे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर सहायक अनुदेशन यानी कि CAI, ठीक है, द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता। देखिए कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का मतलब यह है कि जब आप कंप्यूटर की मदद से प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन की मदद से कोई भी बालक है उसको आप एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और उसके जो रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट है वहां पर उसको पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप इंस्ट्रक्शन देते गए बच्चा क्या हो गया, अपने रिजल्ट तक पहुंच गया, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। अब देखिए इससे संज्ञानात्मक क्षेत्र में विकास होता है, क्रियात्मक में होता है, क्योंकि बच्चा क्रिएटिव रहेगा, कॉग्निटिव में भी होगा, लेकिन दोस्तों भावनात्मक क्षेत्र में उसका विकास नहीं होता है। तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। इट जस्ट लाइक कि भैया जैसे आप मैथ्स में एल्गोरिथम पढ़ाते हैं, तो एल्गोरिथम में क्या होता है कि आप लगातार क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, फॉर्मूला बताते हैं, ये करो ये करो ये करो, स्टेप बाय स्टेप बताते चले जाते हैं, बाद में क्या होता है, बच्चे को रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि भावनात्मक विकास का कोई भी सेंस नहीं यहाँ पर बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है आपको बताने के टीचिंग मेथड्स नहीं है। देखिए अपने शिक्षण में सुधार के लिए या डेवलप करने के लिए, और ऑफ कोर्स भाई शिक्षा को आपने आगे चलाना है, तो भाई उसके लिए आपको क्या चाहिए, कई सारी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, जो लर्नर है उसको अच्छे से आपने विकसित करना है, ठीक है, उसके लिए आपने इफेक्टिव टीचिंग करनी है। तो आप क्या करते हैं, कई सारी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसमें क्या होती है, प्रोजेक्ट मेथड होती है, प्रदर्शन मेथड होती है, ह्यूरिस्टिक मेथड होती है, दीज ऑल मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें स्टोरी टेलिंग दोस्तों कोई आपकी शिक्षण विधि नहीं है, स्टोरी टेलिंग कोई भी मेथड नहीं होती है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट माना गया। हालांकि कुछ बुक्स में दोस्तों इसको दिया गया है, लेकिन आयोग के द्वारा दोस्तों सी वाले ऑप्शन को ही करेक्ट माना गया है कि ये नहीं। अगला देखेंगे, CIE कंप्यूटर सहायक अनुदेशन निम्नलिखित में से को सुगम बनाती है। ऑफ कोर्स देखिए ये आपके व्यक्तिगत अनुदेशन को बनाती है सुगम, क्योंकि पर्सनली आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। स्वगति सीखना मतलब कि एक चाइल्ड है वो अपनी गति से सीखता है, कोई बच्चा बहुत तेजी से सीखता है, कोई बहुत धीरे धीरे सीखता है, तो उसको अपनी स्वगति से सीखने का मौका मिलता है। इसके अलावा अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना। देखिए आप जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा सेम नहीं होता, हर बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती है, तो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान दे पाते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग है और उसकी आवश्यकताएं भी अलग अलग है। तो सी तीनों ऑप्शन दोस्तों इसके करेक्ट हैं, ये सभी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, आपको बताना है टीचिंग स्किल्स कौन सी नहीं है। उद्दीपन विभिन्नता। उद्दीपन विभिन्नता का मतलब यह स्टिमुलेशन डिफरेंस, कहने का मतलब यह है कि जब आप क्लास में जाते हैं तो अलग अलग आपके स्टिमुलेशन रहते हैं। स्टिमुलेशन का मतलब यह है कि आपका एक ऐसी मतलब आप एक ऐसी चीज करते हैं जिससे बच्चा आपकी ओर को अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। लाइक जैसे कभी आप आवाज में ऊंचा नीचापन करते हैं, कभी आप आंखों से इशारे करते हैं, ठीक है, कभी आप बच्चे की ओर को देख के इशारे करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चा आपकी ओर को स्टिमुलेट होता रहता है, मतलब कि वो लगातार आपकी ओर को देखता रहता है, ठीक है ना। आप अगर उसमें चेंजेस नहीं करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस वेरिएशन। आप क्या कर रहे हैं, लगातार चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो डेफिनेटली क्या आता है, टीचिंग स्किल्स के अंदर आता है, ठीक है। विन्यास प्रेरणा साइड इंडक्शन, ये भी दोस्तों आपका क्या आता है, टीचिंग स्किल्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। खोजपूर्ण प्रश्न, बच्चों को आप ऐसे प्रश्न देते हैं जिससे कि उनका दिमाग चले, आप खोज में लगा दें उनको, ठीक है। लेकिन सत्ता की आलोचना करना यानी कि क्रिटिसाइज द अथॉरिटी, वो दोस्तों नहीं आता है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन क्या आ जाता है, बिल्कुल सही है, तो वो आपका शिक्षण कौशल नहीं है, ठीक। अब इसके बाद देखिए माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है। माइक्रो टीचिंग आप कब करते हैं दोस्तों, जब आप विद्यालय में जाने से पूर्व आपने देखा होगा कि आप दोस्तों क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग आप क्यों करते हैं, ताकि आपकी टीचिंग अच्छी हो, है ना, स्कूल में आप अच्छे से पढ़ा पाए। तो इसका मतलब यह है कि उसमें आप क्या करेंगे, शिक्षण कौशलों का विकास करेंगे। शिक्षण कौशलों के विकास से शिक्षण सुधरता है। तो शिक्षण विधियों का विकास करना, शिक्षण विषय का विकास करना, दे ऑल आर सेकेंडरी। मेन आपका क्या है कि आपको अपने टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है, ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। ये दोस्तों आपका BF स्किनर के द्वारा डेवलप किया गया था, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला UGC, ठीक है। UGC की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। अब इसमें दोस्तों कई बार क्या हुआ कि कई लोगों ने थोड़ा सा
दिक्कत करी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर जो यूजीसी की स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1956 में, ठीक है ना। 1956 में यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की दोस्तों यहाँ पर स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अब 1953 भी यहाँ पर दिया हुआ था, लेकिन 1953 में उसकी स्थापना नहीं हुई थी, स्थापना हुई थी आपकी 1956 में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया। अब ये भी दोस्तों आपका एक ऐसा प्रश्न था जिसमें थोड़ा सा डाउट था, ठीक है। इसमें वैसे पहले इसका आंसर दिया गया था एज ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट दिया गया था। लेकिन बाद में अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो दोस्तों वो आपका एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में भी था, ठीक है, सामाजिक कार्यक्रम भी था। तो इस तरह से आप देखा जाए तो इसके आंसर को डिलीट कर दिया गया, तो बी पहले इसका दोस्तों दिया गया था, ठीक है। इसके बाद अगले हम बात करेंगे क्वेश्चन की। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है, ठीक है। जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका हम यूज क्यों करते हैं दोस्तों, तो वो आपका क्या होता है, बहु इंद्रिय उपागम से दोस्तों संबंधित है, ठीक है। जो भी दोस्तों हम अपनी शिक्षण को आसान बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग दोस्तों हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग एड्स बोलते हैं, ठीक है ना। सो विच अप्रोच इज इन्वॉल्व इन टीचिंग एड्स, इट इज मल्टी सेशनरी अप्रोच, ठीक है ना सिर्फ ओनली हार्डवेयर अप्रोच, ना सिर्फ सॉफ्टवेयर अप्रोच, हम सभी तरह का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई हम ब्लैक बोर्ड का भी यूज करते हैं एज वेल एज हम प्रोजेक्टर का भी यूज करते हैं, ठीक है, चौक का यूज करते हैं, बुक का यूज करते हैं। दीज ऑल आर टीचिंग एड्स जिसका शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के दौरान यूज करता है ताकि उसका जो शिक्षण है वो रुचिकर हो, इंटरेस्टिंग हो, इफेक्टिव हो। वो जो सामग्री है वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। तो ये बहुत आसान है। इसके बाद अगला बात करेंगे हम, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्य को बांटा जा सकता है। तो संप्रेषण कम्युनिकेशन के दोस्तों पार्टों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। अब ये प्रश्न भी दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न था, लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर है वो गलत दिया गया था। इसका 1973 आंसर दिया गया था, लेकिन एनसीटीई की स्थापना 1973 में नहीं हुई थी। 1973 में दोस्तों ये अपने इनिशियल तौर पे था, ठीक है ना, यानी कि ये एज ए वर्क करता था एडवाइजरी, जो कि मतलब एडवाइस देता था, मतलब आप कह सकते हैं मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया जो टीचर्स हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, इस तरह से दोस्तों था ये, ठीक है। तो उस समय पर ये एडवाइजरी था, ठीक है। बाद में जब इसको संवैधानिक संस्था बनाया गया तो 1995 में बनाया गया, ठीक है। 1994 में इसका एक्ट था 99, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था, तो बाद में इसको दोस्तों डिलीट किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर इसमें से कोई भी नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे भैया, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया, तो दोस्तों 1964 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। जैसे कोठारी आयोग है उसने टोटल भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे अपनी सिफारिशें दी थी। अलग अलग आयोग दोस्तों गठित किए गए थे। सारी चीजें दोस्तों मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, हालांकि फिर भी स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मजा आएगा इन सब चीजों में, ठीक है। सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, ये किसका सुझाव था, तो ये दोस्तों आपका जो सुझाव था ये भी कोठारी आयोग का दोस्तों सुझाव था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। हालांकि कई सारे लोगों ने इसमें राधा कृष्णन आयोग को क्लिक किया था, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों से संबंधित आपका कोठारी आयोग था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, कौन इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो देखिए शिक्षक होता है, छात्र होता है, पाठ्यक्रम होता है, ये दोस्तों इसके मुख्य घटक होते हैं, ठीक है ना। अभिभावक से कोई रिलेशन नहीं है, प्रधानाचार्य से कोई मतलब नहीं है, शिक्षक है, छात्र है और करिकुलम है, दे ऑल आर मेन कंपोनेंट ऑफ टीचिंग, ठीक है। टीचिंग की हम यहाँ पर बात करें, ठीक है। अब बात करेंगे मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो क्या है दोस्तों, वो है विस्तृत, ठीक है, काफी विस्तृत है, ठीक है। मूल्यांकन जैसे हम पहली बार जब हम डेफिनेशन पढ़ाते हैं ना, तो मूल्यांकन का क्षेत्र क्या बोलते हैं हम, विस्तृत है, ब्रॉड है, ठीक है। क्योंकि मूल्यांकन क्या होता है ना, ऐसे ही हम मानते हैं कि भाई मूल्यांकन जैसे एक होता है मापन, एक होता है मूल्यांकन, ठीक है। मापन में तो दोस्तों हम जैसे क्या करते हैं भाई, किसी चीज का हमने मापन कर दिया मतलब ये चीज इतने किलो की है, ठीक है, उसको माप दिया, ठीक है। या फिर हमने क्या किया, बच्चों को हमने गणित में हमने कहा कि भाई तुम्हारे 20 में से 18 मार्क्स हमने दे दिए, ठीक है ना। लेकिन उससे क्या बच्चे का टोटल मूल्यांकन है वो नहीं, मूल्यांकन क्या होता है, ओवरऑल होता है, बच्चे की टोटल ग्रोथ देखी जाती है, ओके। उसका गृह कार्य देखा जाता है, उसका क्लास में बिहेवियर कैसा है, वो आंसर कैसे देता है टीचरों के, क्लास में कितना एक्टिव रहता है, ठीक है। तो वो भी लगातार होता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है,
ठीक। तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है, ठीक। मूल्यांकन केवल आपके मापन तक सीमित नहीं है, तो मापन एवं मूल्यांकन, ठीक। इसके बाद अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं दोस्तों बताना था इसमें, तो सत्य नहीं है बताना था, तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पर भी देखा जाए तो काफ़ी इसमें भी वो था, मतलब कि एक तरह से डिबेट था कि इसमें कौन सा सही होगा। जैसे कि शिक्षण एक कला है, शिक्षण प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये सभी। पहले आयोग ने का आंसर दोस्तों इसमें शिक्षक जन्मजात होते हैं दिया गया था, कि इसमें से सत्य नहीं है। और शिक्षक जन्मजात होते हैं ऐसा नहीं होता है, शिक्षक आपके क्या होते हैं, प्रशिक्षित किए जाते हैं। जरूरी नहीं होता कि शिक्षक हमेशा जन्मजात ही हो, ठीक है, कोई हो सकता है बाद में भी टीचर बन जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो सत्य नहीं दिख रहा था, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से इस वाले ऑप्शन को देख के इसको गलत किया होगा। शिक्षण एक कला भी, एक विज्ञान भी, उस हिसाब से इसको डिलीट किया गया होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत किसके द्वारा की गई। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की जो बहुउद्देशीय समझते हैं ना, कि जिनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जहाँ पर आपके पढ़ाया भी जाता है, साथ में रोजगार के भी अवसर प्रदान किए जाते हैं, बताया जाता है कि भैया आप रोजगार भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब वोकेशनल कोर्स भी जहाँ पर करवाए जाते हैं, उसका मतलब होता है बहुउद्देशीय। इनके एक साथ के उद्देश्य होते हैं। तो ये दोस्तों मुदालियर आयोग था, माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसके द्वारा दोस्तों दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये दोस्तों हुई थी 1980 में, 1980 में दोस्तों ये हुई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रूसा बहुत इंपॉर्टेंट, इसका पूरा रूप क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बार ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न आया था, तो इस तरह से, ठीक है। कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। कंप्यूटर का दोस्तों कौन सा कार्य नहीं है, तो भैया देखो, परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण, मतलब कि उनकी प्रोसेस करना, जितने भी आपके आंकड़े आपके पास आते हैं उनकी प्रोसेस करना, लेखा परीक्षण करना, शिक्षण की न्यूनता पूर्ति, उसके भी दोस्तों काम आता है। लेकिन मूल्य विकास, मूल्यों का डेवलपमेंट कंप्यूटर नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, कभी कभार क्या होता है, आप टीचिंग में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ पर कोई कमी है उसको पूरा कर सकता है, लेकिन वो मूल्यों का विकास नहीं कर सकता बच्चों के अंदर, ठीक है। वो आपको ही देने पड़ेंगे, ठीक है। वो संस्कार क्या होते हैं, वो माँ बाप से आते हैं या फिर शिक्षकों के द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का जो श्रेय होता है दोस्तों, वो जाता है आपका राधा कृष्णन आयोग, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग दोस्तों ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, जिसने की अपनी जिसने हायर एजुकेशन पर दोस्तों आपके क्या दी थी, अपने संस्तुतियां दी थी, ठीक है ना। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट, राधा कृष्णन आयोग। इसके बाद अगला देखेंगे, एनसीटीई का मुख्य क्षेत्र क्या है। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि दोस्तों ये शिक्षक शिक्षा से संबंधित है। तो बी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों क्या है, करेक्ट है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, ये दोस्तों इनके इसके कौन थे, सैम पेत्रोदा दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। ये सारी दोस्तों हमने चीजें आपको करवाई थी। इसके बाद देखिए शाला दर्पण परियोजना किससे संबंधित है, इसमें दोस्तों कुछ करंट से भी आए थे, तो केंद्रीय विद्यालय से दोस्तों ये संबंधित आपकी योजना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित है। यानी कि जो आपके जो मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर 25% सीट्स हैं, वो आपको आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए आरक्षित रखनी पड़ेगी। आरटी में किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर था 12(1)(c। ये आर्टिकल के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होंगे वो अपने 25% सीट्स आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित रखेंगे, रिजर्व रखेंगे। ये प्रावधान दोस्तों किया गया है, ठीक है। इसके बाद डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। ये दोस्तों आपकी अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, ठीक है, या फिर मुस्लिम समुदाय हो, सबसे दोस्तों ये संबंधित है। ये सभी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार क्या था, तो दोस्तों इसका जो आधार था वो थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ही दोस्तों आपके जवाहर नवोदय विद्यालयों का उद्गम हुआ था, ठीक है। उसके बाद राष्ट्र में दोस्तों अगर आप देख सकते हैं कि भाई 10+2+3 जो पॉलिसी दोस्तों वो भी थी, निकला था 3 स्तर, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आप बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों इनकी सिफारिश थी, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों ये आपके मुदालियर थे, मद्रास के प्रोफेसर दोस्तों ये माध्यमिक शिक्षा के आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध किससे था, तो दोस्तों ये हायर एजुकेशन से इसका संबंध था, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन
ठीक है, की स्थापना की सिफारिश किसने की थी। देखिए आप इसको समझ लीजिए, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी है जो कि अथॉरिटी देगी हायर एजुकेशन को, मतलब हायर एजुकेशन की एक अलग से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि उसको रेगुलेट करे, मतलब कि उच्च शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए अलग से एक हायर अथॉरिटी बनी थी। उसकी सिफारिश किसके द्वारा दोस्तों की गई थी, तो दोस्तों ये किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी आपकी NKG के द्वारा, ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा, ठीक है ना। तो नेशनल नॉलेज कमीशन जो कि आपके जिसके अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा, इनके द्वारा दोस्तों ये बोला गया था कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहिए जो कि हायर एजुकेशन को क्या करे, रेगुलेट करे, मतलब हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके स्क्रीनिंग एग्जाम में खंड क से दोस्तों जुड़े हुए थे। आई होप दोस्तों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी का जो स्क्रीनिंग का पेपर है दोस्तों मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।